वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में हमने देखा था सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, डायरेक्टरी क्या होती है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी, टू लेवल डायरेक्टरी, ये सारी जो आपके जो टॉपिक्स है उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए काफी सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो आपका। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई कि फाइल मैनेजमेंट के अंदर ये फाइल ही क्या होती है, ठीक है। तो देखिए फाइल क्या होती है, फाइल को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे एज ए डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं। ए फाइल कैन बी डिफाइंड एज ए डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ये तो आपकी ऑनलाइन फाइल है। अगर आप ऑफलाइन अपनी फाइल्स की भी बात करते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने नोट्स बनाते हो। तो एक फाइल में आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स रख लिए, एक फाइल में आपने क्या रख लिया, अपना डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स रख लिए। तो यहाँ पे जो फाइल बनी है वो क्या कर रहे हैं, आप वहां पे रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हो एक तरह से सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि उनको ऊपर नीचे स्टोर कर दोगे, चैप्टर वाइज ही तो क्या करोगे, आप अपने नोट्स को स्टोर करोगे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज यहाँ पे होती है कि फाइल क्या कर रही है, यहाँ पे स्टोर्स दी सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड यहाँ पे देखिए कि भाई हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स की फाइल बनाई, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सारे नोट्स आपके क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही होंगे। एंड जो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने फाइल बनाई है उसके अंदर आपके सारे डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सारी एक दूसरे से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसी को हम वहां पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि भाई एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है जो आपकी टेम्पररी होती है। रैम की अगर मैं बात करूं तो जिसपे आप करंटली वर्किंग करते हो वो क्या होती है, आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और जब आप अपनी फाइल को फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर देते हो तो वो कहाँ पे सेव होती है, आपकी फाइल एक्चुअली में सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो सेव होती है, ठीक है। अगर दूसरी डेफिनेशन की इसकी बात करें तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज। लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज का मतलब भी वही होता है कि भाई वो एंटिटीज या वो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे से रिलेटेड है उनकी एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फाइल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फाइल क्या होती है भैया, आपकी स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर एक अलॉटमेंट दे दी जाए, एक आपको स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाए यूजर को, वही क्या चीज हो जाती है, यहाँ पे वो एक फाइल बन जाती है, ठीक है। Files are stored in a file system which may exist on disk or in the main memory। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फाइल होती है ना वो कहाँ पे स्टोर होती है। अब देखिए मेन यही है फाइल सिस्टम। आपकी फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है, एक फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। एंड ये फाइल सिस्टम आपका मेन मेमोरी में भी हो सकता है और आपका सेकेंडरी स्टोरेज या फिर आपके डिस्क पर भी ये हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से फाइल सिस्टम होते हैं। और अगर मैं आपके बीपीएससी एग्जाम की बात करूं तो आपका जो फाइल सिस्टम है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फाइल किस टाइप की हो सकती है, तो भाई एक सिंपल फाइल भी हो सकती है जिसके अंदर केवल आपने टेक्स्ट लिखा। एक आपकी प्रोग्रामिंग फाइल हो सकती है जिसके अंदर आप कोडिंग लिख रहे हो। तो मतलब कि फाइल क्या हो सकती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। सिंपल मतलब कि प्लेन टेक्स्ट, और अगर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि किसी एक फॉर्मेट के अंदर वो आपकी फाइल रहेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई, डेटा आता है। कलेक्शन ऑफ डेटा को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइल बोल रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी फाइल्स को मिला के क्या बनती है, आपकी एक डायरेक्टरी बनती है। कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज नोन एज डायरेक्टरी। एंड इन डायरेक्टरी को मिला के क्या बनता है भाई, एक फाइल सिस्टम बनता है। कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज एट डिफरेंट लेवल्स इज नोन एज फाइल सिस्टम। समझ में आया। सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट आपकी डेटा है, फिर डेटा को मिला के क्या बन रही है, फाइल बन रही है। फाइल और सब डायरेक्टरी, ठीक है, सब डायरेक्टरी भी यहाँ पे आ जाती है। फाइल और सब डायरेक्टरी उनको मिला के क्या बनती है, आपकी एक डायरेक्टरी बनती है। और ये अलग अलग लेवल्स पे बहुत सारी जो डायरेक्टरी आपने बना दी है उन सब की कलेक्शन को क्या कहा जाता है, फाइल सिस्टम
कहा जाता है। तो इस सीक्वेंस को देख लेना, इस सीक्वेंस से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई डायरेक्टरी कहाँ पे है, फाइल कहाँ पे आएगी, फाइल सिस्टम किसको मिला के बनेगा। तो ये तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, जो हमने देख लिया कि एक्चुअली में फाइल क्या होती है और फाइल के किस टाइप से डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब यहाँ पे देखेंगे फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, और यहाँ पे देखिए फाइल सिस्टम में आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पे जो हम ये फाइल सिस्टम को डिस्कस करेंगे ना, आपके लिए यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। या तो ये पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम है, और या फिर उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम की आपसे क्या पूछी जाएगी, फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला फाइल सिस्टम है वो कौन सा है आपका, FAT। FAT की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। FAT और NTFS इन दोनों की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम FAT और NTFS के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे एकदम डिटेलिंग में कि भाई ये दोनों एक्चुअली में होते क्या है। अब यहाँ देखो FAT की फुल फॉर्म क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। देखो जो सबसे पहला फाइल सिस्टम हम मानते हैं ना, सबसे पहला फाइल सिस्टम या फिर जो ओल्डर फाइल सिस्टम है वो कौन सा है आपका, FAT है। इसके बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, ठीक है, जैसे FAT 16 भी है, फिर FAT 16 में कुछ अपडेशन करने के बाद FAT 32 भी आया, ठीक है। तो यहाँ पे FAT के क्या आए हैं, वर्जन आए हैं, लेकिन जो आपका सबसे पहला फाइल सिस्टम माना जाता है वो कौन सा आपका, FAT फुल फॉर्म रहेगी फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। एंड आपका ये जो फाइल सिस्टम है वो कहाँ पे यूज होता था भाई, जो विंडोज के ओल्डर वर्जन है या फिर जो डोस है उसके अंदर भी आपका ये यूज होता था। सेकंड आया फिर NTFS, फुल फॉर्म रहेगी इसकी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जो FAT 32 आया था ना, FAT का जो वर्जन FAT 32 था, उसके बाद आपका कौन सा आया था, NTFS आया था, ठीक है। NTFS हम मॉडर्न फाइल सिस्टम यहाँ पे बोल रहे हैं जो विंडोज में यूज होता है। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आए भाई, जैसे कि फाइल एंड फोल्डर परमिशंस, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, ये सारे फीचर्स इसके अंदर आ गए। अब देखो सिर्फ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि फाइल सिस्टम यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड FAT और NTFS के बारे में डिटेलिंग में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फाइल सिस्टम आपको समझ में आया ना। फाइल सिस्टम क्या होता है, ऊपर अभी हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज फाइल सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं कि फाइल सिस्टम आपका एक मेथड है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करता है। एंड इस मेथड में क्या होता है भाई, टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। फाइल सिस्टम का जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किस लिए कर रहा है, जो आपकी फाइल्स है, आपकी डायरेक्टरी है, उनको स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज किया जा रहा है। सबसे ओल्डर आपका फाइल सिस्टम कौन सा रहेगा, फैट रहेगा, फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद आपका NTFS आया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फिर यहाँ पे एक फाइल सिस्टम आपका EXT भी है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। एंड ये फाइल सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, आपका लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। अगर आपसे पूछा जाए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा है, तो आपका फैट और NTFS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में है, ठीक है। और आपका जो यूनिक्स और लिनक्स है बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपका एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। फिर एक हमारे पास HFS फाइल सिस्टम भी है, हिरारिकल फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम कौन यूज कर रहा है, आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। इसे कौन यूज करेगा, ये आपका एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर देयर मैक एंड iOS डिवाइसेस। तो ये 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके क्या है, फाइल सिस्टम है। विंडोज के लिए कौन सा रहेगा, आपका फैट रहेगा और NTFS रहेगा, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। और यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि जो आपका फाइल एलोकेशन टेबल है वो एक ऐसा फाइल सिस्टम है जो डेवलप किया गया था फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। फाइल एलोकेशन टेबल इज ए फाइल सिस्टम डेवलप्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड वाज द डिफॉल्ट फाइल सिस्टम फॉर MS-DOS एंड Windows 9X ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका फाइल
एलोकेशन टेबल जो आपका फाइल सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, और बातें हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी एक फाइल होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जनरली एक फाइल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड जो आपके फाइल के पार्ट्स होते हैं उसको किससे आप डिवाइड करते हो, सेपरेट करते हो, हम उसको डॉट से सेपरेट करते हैं। इस डॉट का नाम क्या है, आपका पीरियड नाम है, ठीक है। इस डॉट से पहले क्या होता है, भी आपका फाइल का नेम रहता है, एंड डॉट के बाद क्या रहता है, उस फाइल की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन को मैंने आपको काफी बार बताया है कि भाई एक्सटेंशन एक्चुअली में उस फाइल के को डिफाइन कर रही है कि वो फाइल एक्चुअली में किस सॉफ्टवेयर में बनी है, किस फॉर्मेट में वो बनी है। ये आपको कैसे पता चलता है, उस फाइल की एक्सटेंशन से पता चलता है, ठीक है। तो डॉट यहाँ पे क्या रहेगा, फाइल नेम डॉट उसका एक्सटेंशन नेम। अब यहाँ पे कुछ फाइल टाइप्स है और उनकी एक्सटेंशन है, वो देख लो। जैसे कि फाइल टाइप आपकी एग्जीक्यूटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन क्या रहेगी, EXE। डॉट EXE का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटेबल फाइल, या फिर डॉट कॉम या डॉट बिन। बिन का मतलब यहाँ पे बाइनरी होता है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल का फंक्शन होता है कि ये होती रीड टू रन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये जो फाइल्स होती है वो क्या होती है, आपके मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को रन करती है या फिर रीड करती है। नेक्स्ट आपके आती है ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या रहेगी, डॉट OBJ या फिर डॉट O। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डॉट O इसका मतलब ये कौन सी फाइल है, तो डॉट O का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा, कंपाइल्ड मशीन लैंग्वेज नॉट लिंक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड है आपका सोर्स कोड। सोर्स कोड को जनरली आप सी में लिख रहे हो तो डॉट सी हो जाएगा, डॉट जावा होता है। उसके अलावा PAS ASM ये क्या है, आपके सोर्स कोड आप जिस भी लैंग्वेज में लिखते हो उसी लैंग्वेज की एक्सटेंशन लग जाती है। फिर आती है आपकी बैच फाइल टाइप। तो यहाँ पे देखिए BAT इंपोर्टेंट है, BAT की फुल फॉर्म क्या बन गई, बैच बन गई, ठीक है। कमांड्स टू द कमांड इंटरप्रेटर। फिर आपकी टेक्स्ट फाइल होती है डॉट TXT या फिर डॉट DOC। वर्ड प्रोसेसर का क्या रहेगा, WP। WP का मतलब क्या है, वर्ड प्रोसेसर। TEX या RRF या DOC ये क्या रहेगी, वर्ड प्रोसेसर की एक्सटेंशंस रहेगी। आर्चिव फाइल क्या होती है, जिनको आप कंप्रेस कर देते हो, ठीक है। तो ARC ZIP TAR, ये TAR का मतलब क्या हुआ कि ये कंप्रेस्ड फाइल है या फिर ये आर्चिव फाइल रहेगी। मल्टीमीडिया फाइल टाइप का मतलब क्या हुआ, MPEG MOV RM, ये इसकी एक्सटेंशन है ऑडियो वीडियो से रिलेटेड। मार्कअप फाइल XML HTML TEX, लाइब्रेरी फाइल्स LIB ASO DLL, प्रिंट और व्यू फाइल तो GIF PDF JPEG, ये क्या रहेंगे, इनकी एक्सटेंशंस रहेगी। इन एक्सटेंशंस की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको फुल फॉर्म करवाई थी, एक फुल फॉर्म की क्लास अवेलेबल है चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसके अंदर 100+ फुल फॉर्म्स है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड अगर आपको इनकी फुल फॉर्म नहीं पता है, GIF क्या होती है, JPG क्या होती है, MPG क्या होती है, तो एक बार वो क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी फुल फॉर्म्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है भाई एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। एक फाइल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो देखो। तो एक फाइल का एट्रीब्यूट क्या क्या होता है भाई, एक फाइल का एक नेम होता है। हर एक फाइल का क्या होता है, एक नेम होता है। एंड वो नेम किससे मिलके बनता है, कैरेक्टर से मिलके बनता है। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स या कुछ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस फाइल का पर्टिकुलर नेम बोलते हैं। फिर एक फाइल का भी एक आइडेंटिफायर भी होता है, मतलब कि उसको एक आइडेंटिफायर, एक आईडी नंबर दे दिया जाता है जो जनरली विजिबल नहीं होता। एक फाइल की एक टाइप भी होती है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस करी बहुत सारी टाइप्स, उनमें से वो टाइप फाइल किस टाइप की है, उसकी एक लोकेशन होगी कि वो कहाँ पे स्टोर है, फाइल का साइज कितना है, प्रोटेक्शन के मतलब कि उसको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिली हुई है, कौन कौन सी परमिशन मिली हुई है, टाइम डेट, यूजर कब क्रिएट की गई थी, कितने बजे क्रिएट की गई थी, किस टाइम को क्रिएट की गई थी, किस यूजर ने क्रिएट करी थी। यूजर का मतलब
कि अगर एक अकाउंट, मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपने अपने पीसी में 2-3 लॉगिन किए हुए हैं, 2-3 यूजर अकाउंट ओपन किए हुए हैं, तो वो और किसी एक यूजर ने एक फाइल को क्रिएट किया है, तो अगर आप उसकी डिटेलिंग चेक करोगे ना तो आपको शो होगा कि भाई ये वाली फाइल उस यूजर ने क्रिएट करी थी। तो ये आपके क्या होते हैं, फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं ऑपरेशंस ऑन फाइल। एक फाइल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, आप फाइल को ओपन कर सकते हो। अगर आपको फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड राइट रीनेमिंग कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप उस फाइल को रीड कर सकते हो। जब एक फाइल के कंटेंट को रीड किया जाता है तो एक रीड पॉइंटर को मेंटेन किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, राइट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो कुछ भी उसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए, जब भी एक फाइल को आप डिलीट करते हो ना तो उसका डेटा भी डिलीट हो जाता है, साथ साथ में वो पूरी फाइल क्या हो रही है, आपकी डिलीट हो जाती है। जो आपका उस फाइल ने जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ था वो स्पेस क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ध्यान रखना, जब आप एक फाइल को डिलीट करते हो उसके कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा, उसके एट्रीब्यूट्स भी डिलीट हो जाएंगे, उस फाइल की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाती है। वो फाइल जहां पे भी स्टोर है वो स्पेस क्या हो जाता है, आपका एक तरह से फ्री हो जाता है। ठीक है, कोई दूसरी फाइल उस स्पेस को यूज कर सकती है। फिर एक ऑप्शन होता है आपके पास, यहाँ पे ऑपरेशन होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब भी डिलीट करना ही होता है, लेकिन ट्रंकेट को जब आप यूज करते हो किसी फाइल के कंटेंट को डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे केवल आपकी क्या होती है, वो फाइल की इंफॉर्मेशन डिलीट होती है, वो फाइल का डेटा डिलीट होता है, उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो डिलीट नहीं होते। मान लीजिए आपकी एक फाइल है, उसके अंदर एक टेबल है जिसके अंदर आपने नेम एंड रोल नंबर बनाया हुआ है, तो ये नेम एंड रोल नंबर उसके एट्रीब्यूट्स है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये नेम एंड रोल नंबर्स वहां पे रहेंगे। अब आप इस नेम एंड रोल नंबर में क्या कर सकते हो, न्यू एंट्री, न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर सकते हो। ये क्या होता है, आपका ट्रंकेट होता है। जब मैंने एसक्यूएल की क्लास करवाई थी तो वहां पे ये ट्रंकेट एंड डिलीट ये कमांड्स होती है, ठीक है, अपडेट वगैरह, तो इन सब में मैंने काफी अच्छे से आपको वहां पे डिफरेंस करवाया था। एसक्यूएल की एक सिंगल क्लास है, जरूर देख लेना एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके क्वेश्चंस वहां से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आती है रीपोजिशन और सिक ऑपरेशंस। रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप का जो फाइल पॉइंटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जब हम डिस्क की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक सिक टाइम होता है कि भाई जो आपका फाइल पॉइंटर है जो अभी यहाँ पे है और अभी आपको यहाँ कुछ लिखना है, तो इस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए जो टाइम होता है उसको सिक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, अपने फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर रहे हो। अभी करंटली आपकी जो पोजीशन है वहां से आप क्या लेके जा रहे हो, किसी नई पोजीशन के ऊपर उसको लेके जा रहे हो। एंड इसका मतलब क्या हुआ, आप उसकी पोजीशनिंग चेंज कर रहे हो, रीपोजिशन कर रहे हो। इसी को क्या कहते हैं, रीपोजिशन और सिक ऑपरेशन। ठीक है, फिर आप अपने लास्ट में क्या कर देते हो, जब आपके फाइल का काम खत्म हो जाता है, आपने अपने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे सारे कर लिए, तो लास्ट में क्या होता है कि भी फाइल को क्लोज कर दिया जाता है, जिससे कि भी क्या होगा कि आपके फाइल ने जितने भी रिसोर्सेज है कंज्यूम रिसोर्सेज को यूज किया होगा, जो भी उसको एलोकेट किया गया होगा, तो बाद में उन रिसोर्सेज को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि उनको बाद में कोई और प्रोसेस यूज कर सके। तो इसीलिए जब भी आप फाइल का काम खत्म हो जाता है तो हम लास्ट में क्या कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अपेंड का मतलब क्या हुआ कि जो एक पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है आप उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो। रीनेमिंग का मतलब आप अपने फाइल को एक न्यू नेम दे रहे हो। तो ये सारे ऑपरेशंस क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल पे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है फाइल एक्सेस मेथड। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई फाइल एक्सेस मेथड कौन कौन से होते हैं, तो देखो आपके जो बेसिक 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस, सेकंड होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस एंड थर्ड होता है इंडेक्स्ड एक्सेस। अगर यही की मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझाऊं तो सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि भाई आप 1 बाय 1 रिकॉर्ड को एक्सेस करोगे। मान लीजिए आपके फाइल के अंदर टोटल 10 लाइंस लिखी हुई है, ठीक है, और आपको 10th लाइन ही रीड करनी है, तो 10th लाइन पे जाने से पहले आपको ये 1 to लाइन को क्या 1 to 9 तक क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो यही क्या होती है, आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस होती है।
जैसे कि पहले जो कैसेट्स आती थी ना, जिसके अंदर हम गाने अपने स्टोर करके रखते थे, तो अगर आपको 6th नंबर का गाना सुनना है तो पहले आपको 5 गाने सुनने पड़ेंगे, फिर आप क्या क्या करोगे, 6th वाले गाने के ऊपर पहुंचोगे। तो ये क्या होता है, आपका सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि भाई आप इसमें रैंडमली किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। अगर यहाँ पे टोटल 10 लाइन है तो आप डायरेक्टली 10th लाइन को भी रीड कर सकते हो, 5th लाइन को भी रीड कर सकते हो। तो ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस होती है। इंडेक्स्ड एक्सेस क्या होती है, इंडेक्स एक्सेस क्या है, आपका सीक्वेंशियल एक्सेस का ही एक वर्जन है, लेकिन इसके अंदर एक इंडेक्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है। एंड इस इंडेक्स के लिए यहाँ पे क्या होता है भाई, इंडेक्स है तो उसको एक एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ेगा, एंड इंडेक्स है तो यहाँ पे एक पॉइंटर भी यूज करना पड़ेगा। सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, ये जो आपकी बुक्स होती है उसमें क्या होता है भाई, लास्ट में भी एक इंडेक्स होता है। आपकी पूरी पेज बुक का लास्ट में एक इंडेक्स बना दिया जाता है कि भाई ये वाला कीवर्ड इस पेज नंबर पे है, ये कीवर्ड इस पेज नंबर पे। तो आप डायरेक्टली अपना इंडेक्स चेक करिए और वहां से क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड तक पहुंच सकते हो। आपको उसका क्या मिल जाएगा, पेज नंबर मिल जाएगा। आपको बुक में स्टार्टिंग में भी इंडेक्स मिलता है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्या मिलती है, आपकी सारी डिटेल मिल जाती है। तो ये क्या होती है, आपकी इंडेक्स्ड एक्सेस होती है। तो तीनों में आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा होता क्या है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होती है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब। तो सबसे सिंपल मेथड होता है, सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। दिस मोड ऑफ एक्सेस इज बाय फार द मोस्ट कॉमन। जनरली आपका ये जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, जो एडिटर्स होते हैं, कंपाइलर होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, in sequential access, operating system reads the file word by word in a sequential manner to enable quick access to the next entry। तो वैसे मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया है कि ये सारे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। अब यहाँ देखो कि जब आप सीक्वेंशियल एक्सेस में कोई रीड कमांड यूज करते हो तो आपका जो पॉइंटर होता है वो क्या जाएगा, एक एक थोड़ा सा आगे, बाय वन क्या हो जाएगा, वो आगे जाएगा। ठीक है, इट मूव अहेड पॉइंटर बाय वन। मतलब यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, अभी आपका पॉइंटर यहाँ पे है, वो एक एक करके क्या जाएगा, आगे जाएगा। तो एक बार में एक ही इंक्रीमेंट होगा उसके अंदर। जब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये क्या करेगा, पहले तो उसको एक मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है कि भाई अभी आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो तो इतनी मेमोरी इसको एलोकेट कर दी गई है, और आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, डायरेक्टली फाइल के एंड पे पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई जो सीक्वेंशियल एक्सेस है वो किस ऑर्डर को फॉलो करती है, तो देखो ये फॉलो करती है लैक्सिकोग्राफिक ऑर्डर को, टू क्विकली एक्सेस द नेक्स्ट एंट्री। लैक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है, तो जैसे कि अगर हमें डिक्शनरी की बात करूं तो डिक्शनरी में लैक्सिकोग्राफिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। मतलब कि वो लैक्सिकोग्राफिक ऑर्डर वहां पे क्या हो गया कि वो अल्फाबेटिकली फॉलो करेगा। एक डिक्शनरी में आपने देखा होगा ना कि पहले ए से रिलेटेड सारे आएंगे, फिर बी से रिलेटेड आते हैं, इस ए में भी डबल ए आएगा, फिर ए बी आएगा। तो ये क्या होता है, एक लैक्सिकोग्राफिक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो लैक्सिकोग्राफिक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है किसके अंदर, आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड के अंदर। एंड क्योंकि ये सीक्वेंशियली इसके अंदर हम डेटा को लिखते हैं तो इसीलिए डेटा करप्ट होने का बहुत कम चांस होता है आपका यहाँ पर, एज कंपेयर टू आपका डायरेक्ट एक्सेस। सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है कब, जब आप एक बड़ी फाइल, एक लार्ज फाइल को अगर आपको रीड करना है तो आपका ये एक एफिशिएंट मेथड है, एज इट ओनली रीड्स द रिक्वायर्ड डेटा। ठीक है, एंड डजंट वेस्ट टाइम रिगार्डिंग अननेसेसरी डेटा। इट इज अ रिलायबल मेथड फॉर बैकअप एंड रीस्टोर ऑपरेशन। बैकअप एंड रीस्टोर ऑपरेशन के लिए भी आपका ये मेथड क्या रहेगा, रिलायबल रहेगा। डिसएडवांटेज क्या होता है भाई, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है कि मान लीजिए आपको कोई एक रिकॉर्ड रीड करना है एंड वो आपका क्या है, 9th नंबर पे है। टोटल आपके 10 रिकॉर्ड है यहाँ पे। अब वन बाय वन आप रीड कर रहे हो, सेकंड नंबर पे वो रिकॉर्ड नहीं है, थर्ड नंबर पे भी नहीं है, तो एक तरह से क्या हो गया, इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो माना जाता है। ठीक है, एंड मूविंग ए साइजेबल चंक ऑफ द फाइल मे बी नेसेसरी टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड। जब भी आप न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करनी पड़ रही है, हमें मूव करना पड़ता है हमारा जो आपका साइज है उसको। उसके बाद देखिए, इट डज नॉट अलाउ फॉर क्विक एक्सेस टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन दी फाइल। टाइम कंज्यूमिंग है आपका ये,
It is not well suited for applications that require frequent updates or modification to the file. Updating or inserting a record in the middle of a large file can be slow and cumbersome process. Sequential access can also result in wasted storage space if records are of varying length. The space between records cannot be used by other records, which can result in inefficient use of storage. इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके रिकॉर्ड्स क्या है भाई वैरिंग लेंथ के हैं, मतलब सेम लेंथ के नहीं है, तो जो बीच बीच में जो स्पेस बच जाएगा और वो क्या है आपका इनएफिशिएंट है स्टोर करने के लिए, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे. तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रैगमेंटेशन वाला इश्यू है ना वो आ सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्सेस, इसको हम रिलेटिव एक्सेस मेथड भी बोल देते हैं. अब डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या है आपका डिस्क मॉडल के ऊपर काम करता है. डिस्क क्या होती है, आपने डिस्क देखी होगी कि उसके अंदर आप रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी आप वहां पे रीड कर सकते हो. तो उसी मॉडल के ऊपर आपका ये डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है. ठीक है. फॉर डायरेक्ट एक्सेस द फाइल इज व्यूड एज ए नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स. There is no restriction on the order of reading and writing for a direct access file. Advantages क्या रहेंगे आपके इसके कि जो आप कोई भी डेटा को क्या कर सकते हो इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हो. आपका जो एवरेज एक्सेस टाइम है वो क्या हो जाता है यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. एंड यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको सभी रिकॉर्ड को क्या नहीं करना पड़ रहा है, ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा है, सभी रिकॉर्ड को आपको चेक नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है भाई आपका इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड. ये मैंने अभी आपको बताया ही कि भाई इसके अंदर आपको एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा एंड वो इंडेक्स कहां पे बनेगा आपका टॉप ऑफ द सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड. दीज मेथड कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर द फाइल. और जो इंडेक्स है वो क्या है, जैसे कि एक बुक के बैक में होता है वो आपका इंडेक्स होता है. टू फाइंड अ रिकॉर्ड इन द फाइल वी फर्स्ट सर्च द इंडेक्स एंड देन बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर वी एक्सेस द फाइल डायरेक्टली. इंडेक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपका क्या है एक एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड है. इन इंडेक्स एड्रेसिंग सर्चिंग क्या हो जाती है, अगर एक लार्ज डेटाबेस की हम बात करें तो सर्चिंग काफी क्विक हो जाती है एंड इजी हो जाती है. बस यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको इंडेक्स के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा स्पेस मेमोरी में देना पड़ेगा. तो ये 3 एक्सेस मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर. तो देखो कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या होती है भैया, आपकी डायरेक्टरी होती है. ठीक है, बहुत सारी फाइल्स को मिला के क्या बन जाती है आपकी डायरेक्टरी बन जाती है. इन डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो देखिए फाइल के बारे में एंड फाइल के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी लोकेशंस होती है, ओनरशिप होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है. तो जनरली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है, एक डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर देखो नेम, टाइप, एड्रेस, current length, maximum length, date last accessed, date last updated, owner ID, protection information, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. ठीक है. एक डायरेक्टरी में आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, सर्च कर सकते हो किसी फाइल के लिए, क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लिस्ट ए डायरेक्टरी, रीनेम ए फाइल, ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम. एडवांटेज क्या रहेगा एक डायरेक्टरी को मेंटेन करने का, तो एफिशिएंसी. इसका मतलब क्या हुआ कि एक फाइल को आप इजीली एंड क्विकली लोकेट कर सकते हो. नेमिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने डायरेक्टरी बना दी है, मान लीजिए आपके पास 2 यूजर है, ठीक है, और आपने डायरेक्टरी बनाई है, तो ये दोनों यूजर क्या कर सकते हैं, सेम नेम फॉर डिफरेंट फाइल्स मे हैव डिफरेंट नेम फॉर सेम फाइल. डायरेक्टरी बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप एक ही नाम से कई फाइलें क्रिएट कर सकते हो. अलग अलग यूजर एक ही नाम से क्या कर सकते हैं, फाइलें क्रिएट कर सकते हैं. मान लीजिए ए नाम से यूजर 1 ने भी फाइल बनाई हुई है और ए नाम से यूजर 2 ने भी फाइल बनाई हुई है. ठीक है, या फिर एक ही फाइल है जिसका अलग अलग उन्होंने कॉपी क्रिएट किया हुआ है. थर्ड आती है आपकी ग्रुपिंग. ग्रुपिंग का मतलब जैसे कि आप ग्रुपिंग करते हो ना, आप मान लीजिए आप अपना फोल्डर ओपन करना, आपने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने कुछ ऑडियो फाइल्स, कुछ वीडियो फाइल्स, कुछ टेक्स्ट फाइल ऐड की हुई है. राइट क्लिक करोगे तो वहां पे ग्रुपिंग का ऑप्शन मिलेगा कि आप ग्रुप करना चाहते हो बाय साइज, बाय टाइप, किस टाइप से आप क्या करना चाह रहे हो, ग्रुपिंग करोगे. तो यहाँ पे हम फाइलों को क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं कि भाई सेम काइंड ऑफ फाइल एक तरफ हो जाए,
सेम काइंड ऑफ फाइल दूसरी तरफ हो जाए। तो जावा की फाइल सारी एक तरफ हो जाए, ऑडियो फाइल सारी एक तरफ हो जाए, वीडियो फाइल एक तरफ हो जाए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग बना सकते हो। तो एफिशिएंसी, नेमिंग, ग्रुपिंग, ये तीन आपके यहाँ पे डायरेक्टरी के एडवांटेज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीन टाइप की डायरेक्टरी देखेंगे, कौन कौन सी, सिंगल लेवल डायरेक्टरी, टू लेवल डायरेक्टरी और ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी। सबसे पहला आता है आपका सिंगल लेवल डायरेक्टरी। इसके अंदर क्या होता है भाई, आपने एक मास्टर डायरेक्टरी बना दी, एक सिंगल डायरेक्टरी बना दी, और आप जितनी भी फाइलें बना रहे हो, जितनी भी फाइलें क्रिएट कर रहे हो, आप इसी एक सिंगल डायरेक्टरी में क्या करोगे, स्टोर करोगे। तो सबसे सिंपल मेथड होता है। सिंपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्टरी है, आपको एक ही डायरेक्टरी को क्या करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका एक एडवांटेज है कि भाई आपको एक ही डायरेक्टरी को यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाता है। और अगर आपकी फाइल का साइज काफी कम है तो आपकी सर्चिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे फास्टर हो जाती है। फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीशन, वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंपल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि एक डायरेक्टरी है, अब आप एक डायरेक्टरी में एक नाम से दो फाइलें नहीं बना सकते। ठीक है, एक ही नाम से आप दो फाइलें क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे नेमिंग प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और डायरेक्टरी का साइज क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाता है, बिग हो जाता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मल्टीपल यूजर्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या क्या इशू आते हैं। उसके अलावा ग्रुपिंग प्रॉब्लम भी है। अगर यहाँ पे एक ही डायरेक्टरी बना रहे हो तो आप सेम काइंड ऑफ फाइल्स को क्या नहीं कर पाओगे, ग्रुप नहीं कर पाओगे। एंड अगर एक ही डायरेक्टरी बनाई है तो हर बार एक फाइल के लिए एक नया नाम ढूंढना क्या बन जाता है, हेडेक बन जाता है, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई हर बार आपको एक नया नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सिंगल लेवल डायरेक्टरी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेंगे। सेकंड है आपकी टू लेवल डायरेक्टरी। टू लेवल डायरेक्टरी के अंदर क्या करता है कि हर यूजर अपनी एक अलग सेपरेट डायरेक्टरी बनाता है। यहाँ पे क्या होती है, एक मास्टर डायरेक्टरी होती है। ठीक है, ये यूजर 1 है, यूजर 2, यूजर 3। यूजर 1 ने अपनी अलग से डायरेक्टरी बनाई हुई है जिन्हें हम यूजर डायरेक्टरी कहेंगे। यूजर 2 की अलग डायरेक्टरी है, यूजर 3 की अलग डायरेक्टरी रहेगी। ठीक है, एक मास्टर डायरेक्टरी होती है। एंड इस मास्टर डायरेक्टरी में क्या हो रहा है, सेपरेट डायरेक्टरीज डेडिकेटेड टू ईच यूजर। देखो मास्टर डायरेक्टरी एक है, लेकिन इस मास्टर डायरेक्टरी में इन्होंने 3 यूजर है, तीनों यूजर को क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा स्पेस एलोकेट कर दिया है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्या हुआ, हर यूजर के पास क्या हो गई, अब सेकंड लेवल, ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। सेकंड लेवल के ऊपर हर यूजर के पास अपनी खुद की क्या हो जाएंगी, डायरेक्टरी हो जाएंगी। एंड इन डायरेक्टरी में वो चाहे तो फाइल स्टोर करे या फिर कोई सब डायरेक्टरी ही क्यों ना स्टोर करे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक यूजर दूसरे यूजर की क्या नहीं कर सकता, डायरेक्टरी में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, विदाउट परमिशन। जैसे ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 की डायरेक्टरी में क्या नहीं जा सकता, परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे एक पाथ नेम भी आ जाएगा। क्या आएगा, यहाँ पे एक पाथ नेम भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास दो लेवल है, एक मास्टर डायरेक्टरी फिर एक आपका यूजर डायरेक्टरी। तो हमारे पास दो लेवल है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर एक फाइल का क्या होगा, एक पाथ नेम होगा। एंड वी कैन हैव द सेम फाइल नेम फॉर डिफरेंट यूजर्स। ए नाम से यहाँ भी बना सकते हो, ए नाम से यहाँ भी बना सकते हो, ए नाम से यहाँ भी बना सकते हो। ग्रुपिंग यहाँ पे देखिए क्या कर पा रहे हो आप, यहाँ पे वी कैन हैव द सेम फाइल नेम फॉर डिफरेंट यूजर्स। सर्चिंग भी इजी रहेगा। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ वेरिएबल एज PWD। ये PWD क्या होता है, प्रेजेंट डायरेक्टरी नेम। ठीक है, विच कंटेन्स द प्रेजेंट डायरेक्टरी नेम। PWD यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई विच कंटेन्स द प्रेजेंट डायरेक्टरी नेम, या फिर इसकी फुल फॉर्म रहेगी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंड CWD भी हो जाता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे every operating system maintains a variable as PWD which contains the present directory name या present user name so that the searching can be done appropriately। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे टू लेवल डायरेक्टरी क्या होती है। यहाँ पे देखिए टू लेवल डायरेक्टरी के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज एक तो ये है कि यहाँ पे जो यूजर है वो दूसरे यूजर के साथ क्या नहीं कर सकता, अपनी फाइल को शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्या नहीं कर सकता भाई, यहाँ पे दूसरे यूजर के साथ शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। और सेकंड यहाँ पे देखिए कि जो आपका एक तरह से यहाँ पे आप ग्रुपिंग नहीं कर पा रहे हो।
जो आपकी फाइल्स है सेम टाइप की, उनको क्या नहीं रख सकते आप, सेम ग्रुप में यहाँ पे नहीं रख सकते। तो ये दो आपके क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज है मेन आपके, जो आपके 2 लेवल डायरेक्टरी है उनके। एंड इन्हीं ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए आपकी कौन सी आई, ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी आई। तो चलिए आगे देखते हैं अब ट्री स्ट्रक्चर्ड डायरेक्टरी को। थर्ड आता है आपका ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। 2 लेवल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई उसको यहाँ पे दूर किया गया। यहाँ पे जो आपके डायरेक्टरी होती है वो क्या रहेगी, ट्री की फॉर्म में आपका पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर रहेगा। सेम काइंड ऑफ फाइल्स को आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, एक डायरेक्टरी में ग्रुप कर सकते हो, यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हो आप। डायरेक्टरी इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्री की फॉर्म में डायरेक्टरी आपकी जो मेंटेन की गई है। सर्चिंग इजी रहती है, ग्रुपिंग की कैपेबिलिटी है, और यहाँ पे आपके पास 2 पाथ होते हैं किसी भी फाइल को लोकेट करने के लिए। फर्स्ट है आपका एब्सोल्यूट पाथ एंड सेकंड है आपका रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ होता है जो एकदम आप रूट डायरेक्टरी से डिफाइन करते हो, ठीक है। रूट डायरेक्टरी मतलब यहां से स्टार्ट करोगे एंड यहां पे पहुंचोगे, वो क्या होता है आपका कंप्लीट ओवरऑल पाथ क्या कहलाता है, आपका एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। और रिलेटिव पाथ क्या होता है कि भाई अगर आपको ये फाइल सिलेक्ट करनी है तो ओनली करंट वर्किंग डायरेक्टरी का आप क्या दोगे, पाथ दोगे। तो जो स्मॉलेस्ट पाथ है वो क्या कहलाएगा आपका, relative path कहलाएगा। Absolute path is the path of the file with respect to the root directory of the system, while relative path is the path with respect to the current working directory of the system. CWD की फुल फॉर्म क्या है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। एंड यहाँ पे देखिए जो यूजर होता है उनको क्या दी जाती है, प्रिविलेज दी जाती है टू क्रिएट द फाइल एज वेल एज डायरेक्टरीज। क्या वो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। हर यूजर के पास अपनी खुद की एक डायरेक्टरी होगी और वो किसी दूसरे यूजर की डायरेक्टरी में एंटर नहीं कर सकता। यूजर के पास परमिशन होती है कि वो रूट डेटा को रीड करे, लेकिन उसको राइट या मॉडिफाई नहीं कर सकता। केवल एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, उसके पास कंप्लीट पावर होती है रूट डायरेक्टरी को एक्सेस करने की। 3 परमिशन होती है यहाँ पे, RWX, रीडिंग, राइटिंग और एग्जीक्यूशन। ये जो परमिशन है वो 3 यूजर को असाइन की जाती है। ये 3 यूजर कौन कौन होते हैं, एक तो ओनर होता है, एक ग्रुप होता है और एक होता है अदर। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। तो ये क्या था, हमारा फाइल मैनेजमेंट था। फाइल मैनेजमेंट से जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के बारे में देखेंगे। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसके अलावा FAT और NTFS के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये कुछ मेन जो आपके टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।